वह बहुत प्रभावित हुआ। रास्ते में कहा, मुर्शिद की मौत के बारे में आपने क्या सोचा सर? वह एक स्वस्थ व्यक्ति थे, उनकी अचानक मौत कैसे हो गई? क्या कहा जा सकता है कैसर खान? मैंने संक्षेप में कहा, मैंने कैसर खान को ताबीज के बारे में कुछ नहीं बताया था। फिर हम घर पहुंचे, कुछ खास नहीं था। मम्मा को भी इस बारे में कुछ भी बताने का कोई मतलब नहीं था। यह एक और मामला था। वैसे भी शाम हो गई थी। ताया, अबू हीरा, सुल्ताना, दनिया सब संतुष्ट थे। मैंने रात का इंतजार किया। फिर जब शाम हो गई तो मैं माचिस और मोमबत्तियां लेकर उस पार चला गया जो हमारे लिए आरक्षित था और हमारा विशेष सामान वहां पहुंच गया। लेकिन वहां जाने की हमारी बारी नहीं थी। मैंने दरवाजे से प्रवेश किया और फिर एक जगह चुनी और वहीं रुक गया। मैंने मोमबत्ती जलाई, ताबीज निकाले और उन्हें घुमाया। तब मैंने उन दोनों को एक साथ लाकर माचिस से उनके सिरों में आग लगा दी। लेकिन जैसे ही मैंने ताबीज में आग लगाई, अचानक मेरे पीछे एक भयानक चीख सुनाई दी। उसने मेरे कान फाड़ दिए थे। फिर एक दूसरा और फिर तीसरा, एक के बाद एक चीखता है। तभी किसी ने मेरे हाथ पर जोर से वार किया और मेरे हाथ से दोनों ताबीज निकल गए। दो हाथों ने इन ताबीजों को उठा लिया और अपनी हथेली में गूंथने लगे। ये केवल हाथ थे। इन हाथों की दिशा ऐसी थी मानो ये किसी शरीर से जुड़े हों, लेकिन इस शरीर का कोई नाम या निशान नजर नहीं आ रहा था। मैं उठ खड़ा हुआ और डरावनी दृष्टि से पीछे देखा। मैंने एक भयानक जीव को तड़पते हुए देखा। गुरनी ही थी जो दोनों हाथों से अपने चेहरे को सहला रही थी और उसके गले से चीखें निकल रही थीं। मैं जल्दी से दीवार से पीछे हट गया और मेरी नज़र ताबीज के सिरों को बुझा रहे दोनों हाथों पर टिक गई। और तभी एक प्राणी प्रकट हुआ। मानव अस्तित्व वही था, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। उनके चेहरे पर अपार हिंसा थी। दोनों ताबीज उसके हाथों में दबे हुए थे और वह ईर्ष्या भरी निगाहों से मुझे घूर रहा था। उनका नाम तुरंत मेरे दिमाग में आया। यह आदमी उस दिन वही था जब मुझे गिरफ्तार करके उस तहखाने में ले जाया गया और उसका नाम खुरातुन था। गुरनी अपना चेहरा रगड़ती रही। फिर उसने अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे से हटाकर मेरी तरफ देखा और मैंने देखा कि उसका चेहरा काफी जला हुआ था। चेहरा ताज़ा जला हुआ था और गुरनी दर्द से कराह रही थी। मैंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। फिर मैंने कहा, क्या हुआ गुरनी, तेरा चेहरा कैसे जल गया? गुरनी ने रोते हुए मुझसे कहा कि तुम बर्बाद हो जाओगे। देखो, तुम कुत्ते की मौत मरोगे। तुम समाप्त हो जाओगे। खुरातों, तुम हमारी रक्षा नहीं कर सके। हम आप पर विश्वास खो चुके हैं। वे हाजी साहब के बहकावे में आकर मनमानी कर रहे हैं और आप चुप हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे देखो, मुझ पर क्रूरता की लहरें बरस रही हैं और मुझ पर अत्याचार हो रहे हैं। अरे मेरे चेहरे को देखो, उसने मुझे जला दिया। खुरातुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और खून भरी आंखों से मेरी तरफ देखा। आप हमारी दुश्मनी का सामना करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप हमें हाजी साहब के खिलाफ विद्रोह करने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं? नहीं, हाजी साहब, हमसे बात कीजिए। क्या हो रहा है? या आपने वादा किया था कि हम अच्छे पड़ोसी बनेंगे। हम इन लोगों से ज़्यादा दूरी बनाकर रखेंगे। आपने अपने रिश्ते तो निभा लिए, लेकिन हमारे रिश्तों का क्या इलाज है हाजी साहब? हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन हमारा भी परिवार है और हमारे भी रिश्ते हैं। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे इस दुश्मन को देखिए। वह हमारे खिलाफ विद्वानों से मदद ले रहा है, हमें नुकसान पहुंचा रहा है। हाजी साहब, यदि ये तावीज़ जला दिए जाते तो गुरनी नष्ट हो जाती। लेकिन क्यों? खुरातुन की भयानक आवाज़ हवा में उठ रही थी और मेरे शरीर से ठंडी लहरें दौड़ रही थीं। मुझ पर एक अजीब स्थिति थोपी गई। गुरनी अभी भी एक कोने में बैठी रो रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और यह कहती रही, अरे मुझे मार डाला, काश हम पर अत्याचारों का अंत हो गया। उसने मेरी बेटी को मार डाला, और यह क्या करेगा? अरे कोई हम भी सुखी हों। हाजी साहब, उत्तर मेरे लिए उचित होना चाहिए, नहीं तो मैंने कुछ करने का फैसला किया है, और मुझे जो करना पड़ेगा वह बहुत बुरा होगा। मुझे न्याय दो हाजी साहब, मुझे न्याय दो। मैं अजीब उलझन में था। वह जिस तरह से कर रही थी उससे मैं भी प्रभावित था।
मुझे नहीं पता था कि वे ताबीज गुरनी को नुकसान पहुंचाने के लिए थे। उसी समय खुरातून ने आगे बढ़कर गुरनी का हाथ उठाया और उठाते हुए कहा, गुरनी हाजी साहब से बात करते हैं। अब अंधेरा नहीं हो रहा है कि कोई हमें मिटाने पर तुला हुआ है और हम शिष्टता से पेश आते रहें। मेरे साथ आइए, यह कहकर खुरातून गठरी लेकर बाहर चला गया। वह ताबीज भी लेकर निकल गया था। मैं चुप खड़ा था, सोच में खोया हुआ, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मुझे बार बार अपने परिवार को बताने से मना किया जाता था। इस घर से निकलना मना था। किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। अभी तक मैंने मुर्शिद के अलावा किसी पर भरोसा नहीं किया था, और मुर्शिद ने इस मामले में खुद को अलग रखने की कोशिश की। उसने मुझे कुछ भी बताने से मना कर दिया और कहा कि वह इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन उसने गुरनी को मारने के लिए मुझे ये ताबीज क्यों दिए। बेशक, और क्या सोचा जा सकता है, मैंने इसे व्यवहार में प्रदर्शित होते देखा है। इसके अलावा मुझसे यह भी कहा गया कि मैं विद्वानों की मदद ले रहा हूँ, मानो मुर्शिद की मौत प्राकृतिक न होकर मारा गया हो। हालांकि निर्णय लेना सबसे कठिन काम था। अब पानी सिर से ऊपर हो रहा था। कम से कम परिवार को इसके बारे में बताना जरूरी था, नहीं तो उसी घर में रहते तो दिक्कत होती। वास्तव में प्रकृति ने मुझे निडर बनाया और इन रहस्यमयी घटनाओं के बावजूद भी मैं भयभीत नहीं हुआ। बेशक सभी चीज़ों ने मुझे बहुत प्रभावित किया, लेकिन मेरे दिल में डर नहीं जागा। मुझे नहीं पता कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया थी या मुझे इन सभी स्थितियों को सहन करने का पर्याप्त साहस दिया गया था। ये विचार रात तक बने रहे। अगली सुबह आंखें हमेशा की तरह खुलीं। कैसर खान बहुत उदास था। उसने चाय बना ली थी। मैं उसे से कहा, क्या कहते हैं कैसर खान, किस समय जाना है? बस यहाँ थोड़ा सा काम होगा तो कर लेंगे और फिर चले जाएंगे। हम दिन में करीब 10:30 बजे घर से निकले और उसके बाद हम कब्रिस्तान गए। सबसे पहले शमशान घाट पहुँचे। दिल पर एक अजीब सा असर हुआ ये देखकर कि उस वक्त भी कब्रिस्तान में मुर्शिद की कब्र के पास काफ़ी लोग जमा थे। फातिहा पढ़ी जा रही थी। हम भी उन लोगों में शामिल हो गए।